हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। तो कहानी अब तक ये थी कि हम लोग ने देख लिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत, बंगाल एवं सूरत का जो सेशन था और बनारस का जो सेशन था हम लोग ने देख लिया था। और साथ ही साथ एक नए ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का जन्म हुआ था जिसका नाम था मुस्लिम लीग। 1906 में उसकी स्थापना हुई थी। वही मुस्लिम लीग थी जिसने मुस्लिम्स जो इंडिया में मुस्लिम थे उनका नेतृत्व किया था पूरे भारत में। उसका ये ऑब्जेक्टिव था। तो ये जो मुस्लिम लीग के जो अब के आगा खान थे वो उसके फाउंडर थे। हम लोगों ने ये भी देख लिया था और किस तरीके से मुस्लिम लीग ने पूरा अपने देश में एक नया संगठन जो है मुस्लिमों का आइडेंटिफिकेशन के रूप में क्या हुआ, देश में उसका उद्गम हुआ। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। वो है आपका मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म। मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म जो था वो 1909 में आया था और इसका संबंध क्या है आपका मुस्लिम लीग से ये एक बहुत गहरा संबंध। और यही से क्या हुआ, एक बीज बोया गया किस चीज़ का, सेपरेट इलेक्टोरेट का। किससे? 1909 के मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म से। आइए, आज की जो विषय वस्तु है वो है मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म और इसी के क्रमबद्ध तरीके से हम 2 से 3 टॉपिक अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। पहला जिसमें टॉपिक रहेगा हमारा मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म। दूसरा टॉपिक रहेगा दिल्ली दरबार और चेंज इट्स कैपिटल। वहीं पे अगला जो क्रमबद्ध में आएगा जो तीसरा टॉपिक वो रहेगा हमारा लखनऊ समझौता या लखनऊ सेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। बिना फर्दर डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं ये मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस घटना चक्र जो हम पूर्वावलोकन का कर रहे हैं, इस समय मॉडर्न हिस्ट्री का कर रहे हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्यों जानते हैं? क्योंकि एग्ज़ाम में अगर प्रीवियस ईयर आप पढ़ के नहीं गए हैं और प्रीवियस ईयर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना लगभग न के बराबर है दोस्तों। इसलिए प्रीवियस ईयर का वेटेज हमेशा से रहा है और एक तरीके का ये क्या है, गाइडिंग टॉर्च है। ठीक है, विभिन्न स्टेट सर्विस के एग्जामिनेशन में पूछे गए विगत वर्षों में जो सवाल हैं, इस घटना चक्र के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि एग्जामिनर किसी टॉपिक के बारे में उसकी दृष्टिकोण कैसी है। साथ ही साथ इसको पढ़ने के साथ ही साथ ये एक फैक्ट का संग्रह है, हम जानते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको क्या कह रखा है कि आप क्या करेंगे, आप जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उसको आप साथ में साथ रेफ़र करते रहेंगे, जिससे एक फ़ायदा होगा दोस्तों। फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। फ़ायदा ये होगा कि उससे सारे डॉट्स जो होंगे वो कनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, फैक्ट्स को आप याद कर सकते हो बट ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर सकते। रिटेंशन कैसे होगा? जब आप उसको कहानी में पिरोगे। ठीक है, कहानी में पिरोना बहुत ज़रूरी है दोस्तों और थकना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन बीपीएससी का 30 सितंबर को प्रस्तावित है और साथ ही साथ कई राज्य सेवा के एग्ज़ाम्स भी प्रस्तावित हैं आने वाले विगत समय में। ठीक है, तो बिना फर्दर डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हमारा मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म। ठीक है, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म कहता है क्या? मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म की हम बात अब स्टार्ट करते हैं। 1905 का समय जो था, उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन तक कौन था जब 1905 में? कौन था? लॉर्ड कर्जन था। रिप्लेस उनको किया गया लॉर्ड मिंटो के द्वारा। लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड कर्जन को 1905 के बाद क्या हुआ, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एज अ वाइस रॉय ऑफ इंडिया। व्हाट? वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ये याद कीजिएगा दोस्तों, ये पूछ लेता है कभी कभी। ये मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म है, इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया स्टेट कौन है और जो है वाइस रॉय कौन है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो इज़ द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एंड जॉन मॉर्ले इज़ द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म जो है वो किससे एसोसिएटेड है? ये एक तरीका क्या है, सुधार है, एक तरीका रिफॉर्म है। ये इन्हीं दोनों जने के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये एक तरीका क्या था, संवैधानिक सुधार था। ठीक है, जो कि पास किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा और इसको ऑफिशियली क्या कहा गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको क्या कहा था, एक तरीके से क्या कहा गया था ऑफिशियली, क्या कहा गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ये जनरली इनको क्या कहा जाता था, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म या मॉर्लिमेंटो का सुधार कहते थे। जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ इस रिफॉर्म के अंदर वो क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम कम्युनिटी को अंडर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। किसके अंदर? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
सिस्टम के अंतर्गत क्या किया गया, इसका मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। ये पूछ सकता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम कम्युनिटी को किस सिस्टम के अंतर्गत दिया गया, तो कम्युनल ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत दिया गया दोस्तों। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या हुआ, मुस्लिम कैंडिडेट जो थे काउंसिल के, कैंडिडेट इनटू द काउंसिल वे आर नॉट इलेक्टेड बाय जनरल इलेक्टोरल बट इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स ओनली। कहने का मतलब है, अगर जो चुनाव लड़ रहा है व्यक्ति, वो जब तक वो मुस्लिम, उसको कौन खड़ा कर सकता है, उसको एक मुस्लिम व्यक्ति ही उसको वोट कर सकता है और उसको क्या करते हैं, इलेक्शन में खड़ा कर सकता है। कोई और जो व्यक्ति है या समुदाय का आदमी है उसमें ना उसको वोट नहीं कर सकता है, ये याद रखिएगा। ये जो सिस्टम था ये एक्सेप्ट किसके द्वारा किया, मुस्लिम्स के द्वारा किया गया, ठीक है, एज अ सेपरेट कम्युनिटी इन इंडिया। एक अलग जो कम्युनिटी बनाया गया भारत में, वो एक्सेप्ट किया गया मुस्लिम्स के द्वारा, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं से एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिलसिला है हमारे देश में चालू हो गया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ये क्रिएट हुआ था बहुत सारे फंडामेंटल इश्यूज़ जो हुए थे भारत में, उस वजह से। ये क्यों हुआ था, ये रीज़न पूछ सकता है। वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट दिस क्रिएटेड मैनी फंडामेंटल इश्यूज़ इन इंडिया, ठीक है ना। बहुत सारे फंडामेंटल इश्यूज़ जो थे भारत में अब क्या हुए, वो आने लगे। ये जो यूनिटी था ऑफ इंडिया, जो एकता थी भारत की, एकता और अखंडता थी भारत की, वो क्या हुई, अब क्या हुई, अटैक हो गई। मतलब उनके ऊपर क्या हुआ, एक तरीके से आघात था। क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम सब थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और यही यूनिटी और यही जो डाइवर्सिटी है हमारे देश की, ये हमारे देश की पहचान है, ठीक है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे इस तरीके की डाइवर्सिटी, इतनी इमेंस और इनक्रेडिबल टाइप की जो आइडेंटिटी और डाइवर्सिटी है, वो किसी और देश में देखने को मिले। जो क्या था, एक तरीके से आघात था भारतीयों के ऊपर। ये क्या था, एक तरीके से आघात था। और ये जो स्ट्रोक था, ये जो आघात था, वो उसने क्या किया, जो हमारी कहते हैं ना एकता और अखंडता को क्या किया, बहुत ही बुरे तरीके से चोटिल कर रखा था। एंड डिमोलिश इन जस्ट अ स्ट्रोक। गांधी जी ने क्या कहा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म डिस्ट्रॉय अस कम्प्लीटली। जो मॉर्ले मिंटो का जो सुधार था, ये गांधी जी का वाक्य है। ये पूछ लेता है बिहार पीसीएस में। अब तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है गांधी जी का कहना है, ये वो गांधी जी का वाक्य है, ये पूछ सकता है। क्योंकि ही इज़ एन प्रोमिनेंट लीडर इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना। एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट में की जो दास्तां है, उसमें सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट लीडर कौन है, हमारे गांधी जी हैं, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने क्या कहा कि जो मॉर्ले मिंटो का जो सुधार है, वो क्या किया है, हमें क्या पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड अस, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से एक छोटे स्पैन में मॉर्ले मिंटो को रिफॉर्म जो है बहुत ही अच्छे कवर किया है घटनाचक्र हिस्ट्री में। जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जिस तरीके से वो पूछता है एग्जामिनर सवाल, उस तरीके से उसने इस थ्योरी को बनाया है। और इसको और बेहतर और बहुत सुदृढ़ पढ़ने के लिए और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप केवल और केवल स्पेक्ट्रम की किताब पढ़िए। मैं कोई और किताब नहीं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप बिपिन चंद्रा पढ़िए या कोई भी आपका मन। मैं स्पेक्ट्रम पढ़ा हूँ तो मैं जानता हूँ कि स्पेक्ट्रम की इंपॉर्टेंस कैसी है दोस्तों, ठीक है। आप स्पेक्ट्रम पढ़ो, आपको स्पेक्ट्रम से बाहर कुछ नहीं आएगा। अब जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आपको पढ़ा दिया, आप जाकर चैप्टर्स पढ़ लो तुरंत। इसीलिए ये टॉपिक वाइज पढ़ाने का क्यों सेंस है दोस्तों। मैं भी चाहता तो एक कहते ना मैराथन वीडियो कर देता 8 से 10 घंटे का, ठीक है ना। और उस मैराथन वीडियो में आपको पूरा मिल जाता एक ही साथ, क्या सारे टॉपिक्स मिल जाते और आपका सारा चीज़ कवर आउट हो जाता। बट आई एम नॉट डूइंग दैट टाइप ऑफ थिंग्स। क्यों? क्योंकि देखिए, फैक्ट को सिर्फ खाना और पचाना भी पड़ता है। पचाने के लिए ना कंसेप्ट पढ़ने और पढ़ते हो, ठीक है ना। अगर आप डॉट नहीं कनेक्ट कीजिएगा तो चीज़ें नहीं होंगी दोस्तों, ठीक है। चलिए आ जाते हैं इसके अब क्वेश्चन पे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 1 जो है, आ जाते हैं प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मॉर्ले मिंटो बिल जो था वो कब पास हुआ था, तो हम लोग ने बताया था, कब देखा था, 1909 में पास हुआ था दोस्तों। ये पास हुआ था 1905 में, लेकिन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया था, ये बिल पास करने की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, तुरंत 1909 टिक कर दिया। ऐसे ही एग्ज़ाम में भी होता है दोस्तों। ये एक क्या था, एक आपके सामने लाइव एग्जाम्पल था। जैसे ही देखना मैंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जैसे मैंने क्या देखा, मॉर्ले मिंटो का सुधार जब देखा, ठीक है ना, मॉर्ले मिंटो सुधार जैसे ही मैंने देखा तो मैंने क्या किया, सीधा 1909 पे
टिक मार दिया दोस्तों। तो ये क्या है, ये गलत चीज़ है दोस्तों। यही एग्ज़ाम में भी होता है। आपको बोलेंगे अरे ऐसा सवाल, ऐसा तो उड़ा दूंगा। इसने क्या किया, बिल पास होने की बात की है, सुधार की बात तो किया नहीं है। ये कब पास किया गया, तो 1905 में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 1905 में। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि इससे क्या हुआ, आपका एप्टीट्यूड, आपका दिमाग डेवलप हुआ कि देखिए क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे है। 1905 में लॉर्ड मिंटो को अपॉइंट किया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया, भारत का वाइस रॉय अपॉइंट किया गया। किसके प्लेस पे, लॉर्ड कर्जन के नाम पे। जॉन मॉर्ले जो थे उनको अपॉइंट किया गया एज अ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका जो रिफॉर्म था इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना, बाई मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। और जो इंडियन का काउंसिल एक्ट था, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 क्या कहता था, इसको क्या कहा जाता था, मार्ले मिंटो का सुधार भी कहा जाता था। इस विधि के एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने ले आया था क्या, एक लिमिटेड इंक्रीज इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वो चाहते थे कि थोड़ा बहुत अब भारत को भी, भारतीयों को भी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या लाया, इन्होंने क्या सोचा कि भारत को भी नाम मात्र का इन्वॉल्वमेंट किया जाए, किसमें, जो हमारे ब्रिटिश इंडिया का जो गवर्नेंस है उसमें भी उन लोगों को नाम मात्र का थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से दिया जाए। जो मेजर डिस्प्यूट है रिगार्डिंग दिस बिल वॉज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन इंडिया। जो मेजर डिस्प्यूट था इसके रिगार्डिंग, इस बिल के रिगार्डिंग, ये क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन इंडिया था। ठीक है ना, ये मेजर डिस्प्यूट यही था कि उनको अलग से क्या चाहिए था, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था। ठीक है ना, इलेक्शन करने के लिए, इलेक्टोरेट होने के लिए, मतलब कि कहते हैं ना, उनको अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, एक तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था मॉर्ले मिंटो को। वो मॉर्ले मिंटो ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया किसको, मुस्लिम लीग को, या मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी। ठीक है, आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अब देखिए 1909 का जो अधिनियम था, ये एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एक तरीके से क्या हुआ, बीज जो होता है ना वो बोया गया। ठीक है ना, किसमें, भारत के इतिहास में ये बोया हुआ पहला बीज था जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता था। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है कौन सा जो एक्ट है प्रोवाइड करता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है दोस्तों, तो वो और कोई और नहीं है, वो कौन है, हमारा मॉर्ले मिंटो का सुधार 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार है दोस्तों। क्या है, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का है वो क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों, वो क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड करता है क्या, भारतीय अधिनियम 1909 जो प्रोवाइड करता है क्या, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड करता है। जो मेन फॉल्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मॉर्ले मिंटो का, एक तरीका क्या था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, किस लिए, मुस्लिम्स के लिए, बाई एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इस सिस्टम के हिसाब से जो मुस्लिम मेंबर थे यू वर टू बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम इलेक्टोरेट्स। मुस्लिम मेंबर जो थे वो इलेक्ट क्यों होते थे कि मुस्लिम इलेक्टोरेट्स के द्वारा ही क्या होते थे, इलेक्ट हो सकते थे, नॉट बाय द जनरल इलेक्टोरेट इन द काउंसिल। कोई जनरल इलेक्टोरेट के द्वारा वो नहीं हो सकते थे क्या, इलेक्ट काउंसिल में। इंडीड इट मीन्स दैट द मुस्लिम कम्युनिटी वॉज कंसिडर्ड बाई एन एब्सोल्युटली सेपरेट क्लास फ्रॉम इंडिया। इंडीड इससे क्या मतलब है कि मुस्लिम कम्युनिटी थी, जो कम्युनिटी थी, ठीक है ना, वो कंसिडर किया था उसको एक सेपरेट क्लास भारत में उसको कंसिडर किया था। एंटिक्वेटेड नेशनल इंटीग्रिटी जो है वो इज़ इन ओनली वन स्टॉर्म। ठीक है ना, इसने क्या की, जो राष्ट्र की अखंडता थी उसको एक झटके में उसने क्या किया, इस तूफान ने, ये मॉर्ले मिंटो उधर एक क्या तरीके का था, एक तरीके का तूफान था। आज तक जो है भारतीय के ऊपर, भारतीयों की एकता के ऊपर कभी भी एक तरीके का, कहते हैं ना, इस तरीके का तूफ़ानी बादल नहीं मंडराया था जो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने कर दिखाया था भारतीयों के एकता एवं अखंडता के ऊपर। ठीक है, और गांधी जी ने भी कहा था कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है, या मॉर्ले मिंटो का जो सुधार है, वो एक तरीके से हमको क्या कर दिया, एक तरीके से बर्बाद कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है हर चीज़ों को। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। सीड ऑफ डिस्कार्ड वेयर इन विच इवेंट नेशनल मूवमेंट एंड विच इवेंट डिवाइड द कंट्री। तो वो कौन सा इवेंट था जिसने क्या किया था, देश को अलगाव की तरफ, पहली बार अलगाव का रास्ता देश ने देखा था, और उसकी जो बीज जो है वो किसने बोया था, किस इंसिडेंट ने भारत में ये बीज बोया था,
तो वो कोई और नहीं है दोस्तों, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है सेपरेट इलेक्टोरेट का फॉर मुस्लिम्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, रिजर्वेशन सीट्स मिले किसको? मुझे नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम्स को, ठीक है ना। जोक सपाट थोड़ा सा हंस भी लिया करो यार, हंसना भी ज़रूरी है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। जो मॉर्लिमेंटे का सुधार था, जिसे हम क्या कहते थे, इन्वेसेज अब सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ठीक है। मॉर्लिमेंटो सुधार जो था उसे हम क्या कहते थे, वो इन्वेसेज क्या करता था, एक सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए करता था, और ये एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था। जो आपका ये एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था, एक तरीके से क्या था, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था दोस्तों, ठीक है। ये किस पे पड़ा, हमारे भारतीयों के ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था, क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट का एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा। ये क्या था, ये पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी जो था रिकॉग्नाइज किया गया एज अ कम्प्लीटली सेपरेट इलेक्शन सेक्शन of the Indian nation and triggered a cancer in India called the Hindu-Muslim disharmony, which is a later culminated as the partition of India and Pakistan। जैसे कि मैंने कह रखा था पिछले चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी, जो ये मॉर्लिमेंटो का जो ये सुधार था, ये एक तरीके से ये बादल मंडरा रहा था हमारे देश के ऊपर, हमारी रियासत के ऊपर, एक तरीके से हमारे इंटीग्रिटी, हमारे कम्युनिटी, हमारा कलेक्टिविटी, हमारे इंटीग्रिटी, हमारे एकता के ऊपर क्या था, एक हमारी यूनिटी के ऊपर, हमारे एकता के ऊपर क्या था, एक बॉर्डर मंडरा रहा था, ये आपका सेपरेट इलेक्टोरेट का दोस्तों, ठीक है ना। ये एक तरीके से क्या था, ये एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट किया भारतीयों के ऊपर, ठीक है ना। एक चीज़ छोटा सा बस इन्होंने क्या हुआ, सुधार किया, और हमारी सालों से चले आ रही जो हमारी यूनिटी थी उसके ऊपर क्या हुआ, ये आघात हुआ, ठीक है ना। एक सेपरेट सेक्शन चाहता था इंडियन नेशन में, कौन, मुस्लिम वर्ग जो चाहता था एक सेपरेट सेक्शन चाहता था कि हमें एक हमारा अलग नेशन कर दो, हमें अब एक सेपरेट इलेक्टोरेट दो, क्योंकि हमारी जो उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए उस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्चस्व इस तरीके से सर चढ़ के बोल रहा था कि सारे जो देश थे, देश के देशवासी थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही बातें करते और इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही जुड़े हुए थे, क्योंकि वही एक मेन पार्टी था। लेकिन मुस्लिम्स ने ये सोचा कि हमारे जो क्या कहते हैं चीज़ें हैं, उनके बारे में कौन हमें बताएगा। हम मतलब कहने का मतलब ये है, हमारी जो चीज़ें हैं, मतलब हमारी जो चीज़ें हैं उसको कौन देखेगा, उनको कौन समझेगा, हमारे दुख दर्द को कौन दूर करेगा। तो उन्होंने क्या किया, आगा खान के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, और मुस्लिम्स जो थे वो ब्रिटिशर्स को बहुत फेवर भी करते थे। दैट्स वाई व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू Muslim League was trying to do what? They are just wanting a separate electorate for their identity। एक तरीके से वो आइडेंटिटी के लिए मांगे थे, लेकिन ये आइडेंटिटी कितना बड़ा विकराल रूप ले लिया कि हमारे प्यारे से देश भारत का 2 हिस्से में विभाजन हो गया, समझे। एक तरीके का हिंदू मुस्लिम के बीच में डिसहार्मनी क्रिएट हो गया। इसमें लिखा हुआ है, इसीलिए दोस्तों ये एक कैंसर इन इंडिया कॉल्ड द हिंदू मुस्लिम डिसहार्मनी, जो ये बाद में कैलमिनेट किया गया पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि एक बहुत ही हमारे देश पे बहुत बड़ा दाग है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। जो सालों से हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे, अब वो भाई भाई नहीं रह गए। वहाँ पे एक लोगों की विचारधारा अलग हो गई और एक नए देश का क्या हो गया, निर्माण हो गया भारत से। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी वेर मार्क फॉर द मुस्लिम्स, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी were marked for the Muslims and only Muslim community member can right to elect their representative। वही बात मैं कह रहा था, वो हर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी से, हर प्रांत से एक मुस्लिम वर्ग का नेता चुना जाएगा और उसे सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं, कोई और नहीं वोट कर सकता है। अब सोचिए ये क्या हो रहा है, वो इन्फीरियर फील कर रहे थे या ये क्या फील कर रहे थे। आप पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, आप अपना जो भावना है वो व्यक्त कीजिएगा, लेकिन दोस्तों वी आर ऑल सिविल सर्वेंट, ठीक है ना। हमें सबको एक नज़र से देखना। ये भारत का इतिहास का जो चीज़ है उसमें कोई डिसहार्मनी नहीं करना है, हम डिसरिस्पेक्ट किसी चीज़ को नहीं करते हैं, मैं पहले बताता हूँ। लेकिन जो चीज़ है वो हमें बताना बहुत ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है, हमारे भारतीय इतिहास में क्या क्या चीज़ें कैसे हुई। जो प्रिंसिपल जो था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, ये एक्सेप्ट कर लिया गया मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म के द्वारा। वो यही चाहते थे कि फूट डालो और राज करो। ये आज से नहीं आ रहा था, बहुत पहले से हो रहा था दोस्तों। यहाँ ये एक और क्या मिला, एग्जाम्पल मिला दोस्तों। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ लॉर्ड कर्जन के रिजाइम में, वो भी एक तरीके का था, फूट डालना चाहते थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की, वहाँ से नींव अलग अलग जो
बंगाल की सॉरी मैं पाकिस्तान बोल गया, जो बंगाल का प्रोस्पेक्टिव था वहाँ से ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का क्या हुआ, पार्टीशन हो गया। इससे पता चलता है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे दे आर सो मच क्लेवर, दे नो कि अगर हम फूट डालेंगे तो ही हम राज कर पाएंगे कलेक्टिवली, क्योंकि हमारी भारतीय जनता क्या थी, वो सालों से कलेक्टिव थी, उनके अंदर फीलिंग थी, फीलिंग थी एक दूसरे को लेकर के कि वो मेरा भाई है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते थे हम, हमारे अंदर इतना प्यार था, हमारे अंदर इतना विश्वास था एक दूसरे के ऊपर, जिसे हमें बढ़ने से कोई रोक ना सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता था। इसीलिए हम विश्व गुरु भी कहलाते हैं। लेकिन ये अंग्रेज़ तो इतने चालू थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, फूट डाला। यहाँ पे एक बार फिर से दिखा 1909 के, आपको यहाँ से लेसन क्या मिलता है, 1909 में हमें क्या देखने को मिला, फूट डालो और राज करो। ये क्या था, एक तरीके से पार्लियामेंटो रिफॉर्म था। वॉज रिटेन एंड पुश फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, और वही जो एक पुशिंग फैक्टर था, रिटेन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। दोस्तों आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5। मैं थोड़ा ब्रीफ बताता हूं दोस्तों। देखिए हमारे पास इसमें क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, बट डोंट वरी, आई विल सॉल्व मैनी क्वेश्चन फॉर यू। मैं कुछ टेस्ट सीरीज़ भी ले आने वाला हूं जल्दी ही। और हाँ, बिहार दोस्तों बिहार स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी सरप्राइज़ है। मैं आपको बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री पूरा अच्छे से ब्रीफ करने वाला हूँ, तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, ठीक है ना। आप लोग एकदम रहिए, एकदम कहते हैं ना, जागरूक रहिए। आपको पास जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको मिलने वाला है बिहार का भी मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर, साथ ही साथ मेडिवल भी कराऊंगा और एंशंट भी कराऊंगा, जो बिहार पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आपको कमेंट में, आपको चैट बॉक्स में क्या लिखना है कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वो प्रोवाइड करूँ, तो मुझे क्या बोलते हैं, आपको क्या लिखना है सर, यस, केवल लिखना है यस। और अगर आप नहीं चाहते हो तो आपने सीधा लिखना है नो, कि सर वी डोंट वांट, ठीक है। अगर आपने नो लिखा तो मैं नहीं कराऊंगा, यस लिखा चैट में आपको लिखना है यस। अगर आपको चाहिए दोस्तों तो सिर्फ लिखे हो यस कि सर वी वांट दैट लेक्चर, आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे। और कोई देखो दोस्तों, मेरे लिए भी ये प्लेटफॉर्म नया है, ठीक है ना। मैंने टीचिंग बहुत लोगों को पढ़ाया, बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मैं खुद ही एक बहुत ही रिनाउंड टीचर का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है ना। आज जो भी हूँ उनके वजह से हूँ, कहीं पे स्टेबल मतलब कि सेटल्ड हूँ तो उनके वजह से हूँ दोस्तों। तो आप मेरे को जो ये मेरे लिए नया है, अगर आपसे भी, मैं किसी का छोटा भाई भी हो सकता हूँ, मैं जैसे बोलता हूँ बड़ा भाई भी हो सकता हूँ, मेरी बड़ी बहन भी आप लोग में से हो सकती हैं, कुछ छोटी भी हो सकती हैं। आपसे मुझे भी सीखना है, ये लर्निंग फेज़ है दोस्तों, जीवन पर्यंत हमको एक दूसरे से सीखना है। चलिए मैं थोड़ा सा भटक जाता हूँ आप लोगों के प्यार में, ठीक है। आ जाता हूँ प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको कंसिडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये किसको कहा, इसको किसने कहा था, किसने कहा था, वो उसने कहा था, लॉर्ड मिंटो ने कहा था। राजेंद्र प्रसाद ने कंसिडर किया कि इसको फादर ऑफ पाकिस्तान, फादर ऑफ पाकिस्तान, सॉरी राजेंद्र प्रसाद को नहीं कहा था। देखिए दोस्तों, समझ का फेर, समझने में दिक्कत हो गया। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ये सवाल फ्रेम किया है, और आधे लोग तो दिमाग में सर पकड़ लेंगे, वाकई राजेंद्र प्रसाद ने किसको कह दिया फादर ऑफ पाकिस्तान। वैसे राजेंद्र प्रसाद की बात कर दूं, हम लोग देखेंगे बहुत ही ब्रीफ तरीके से जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे बिहार का। कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही एक्टिव थे, जिसमें से हमारे थे एक राजेंद्र बाबू, जिन्हें हम अपने जो ये पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति थे। तो अब आपको बताते हैं दोस्तों इनके बारे में, हम बताएंगे। राजेंद्र बाबू की बात होगी उनके लिए एकदम ब्रीफ में, अभी यहाँ पे राजेंद्र बाबू की बात नहीं कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं राजेंद्र बाबू ने किसको कहा कि वो पिता है पाकिस्तान का। कौन है वो, लॉर्ड मिंटो को कहा, क्योंकि वो मॉर्ली मिंटो का जो सुधार था, वो तो मिंटो का बहुत बड़ा उसमें योगदान था दोस्तों, ठीक है। तो क्या लॉर्ड मिंटो को क्या कहा, फादर ऑफ पाकिस्तान। लॉर्ड मिंटो वाज अ पार्ट ऑफ द मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म इन 1909 विच इंट्रोड्यूस द कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट की उन्होंने नींव रखी इंडिया में, एंड दस सोड द सीड ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज पर द नीड ऑफ मेंस ऑल्सो, वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग द मेंस पार्ट ऑल्सो। हमको मेंस के दृष्टिकोण से भी अपनी पढ़ाई लेकर के चलनी है। राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है, राइटली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पाकिस्तान। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग ने क्या कर लिया, मॉर्ले मिंटो का सुधार भारत में किस तरीके से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो बीज था बो दिया था, किसने, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने, जो बन करके आगे क्या हुआ, भारत जो प्यारा एक सोने की चिड़िया होती थी भारत, उसके एक सीने पे एक तरीके का आघात किया ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने। और उस आघात ने ऐसा आघात किया दोस्तों, वो ऐसा बीज था कि जो भारत के
भारत के जो हिस्सा था, प्यारा हिस्सा था पाकिस्तान, वो उससे भारत और पाकिस्तान दो हिस्से में विभाजित हो गया। वो पाकिस्तान नहीं था, वो भी भारत का पार्ट था, लेकिन कुछ लोगों की फीलिंग्स बदल गई, लोगों को अपना अपना दिखने लगा। और वहीं जानते हैं जब अपना दिखता है तो सर्वनाश तय होता है, ठीक है ना। जैसे घरों में भी आप देखते हैं, जो कलेक्टिव घर होता है, मतलब कि जॉइंट फैमिली होती है, जब बंदा अपना अपना देखने लगता है ना, अपना, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ अपने बारे में भरना पेट करना भरना चालू कर देता है, दूसरे को ऐसे ही लात मार के फेंक देता है। ऐसे लोग की वजह से क्या होता है, घर की भी नींव हिल जाती हैं और घर का क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है। और यही हुआ हमारे भारत में। देखिए, देश क्या है, लोगों से बनता है। जो लोगों की जो कल्चरल पैटर्न्स होंगे, लोगों की सोच होगी, उसी से देश चलता है। और देश का विभाजन भी इसीलिए हुआ कि लोगों के कल्चरल पैटर्न्स में क्या हुआ, डिफरेंसेस आने लगे, उनके फीलिंग्स में डिफरेंसेस आने लगे, और इसलिए आगे चल के भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स को भी देख लिया है, जो कि 1909 में आया था अधिनियम। आज का जो अगला टॉपिक है, हमने बताया था कि दिल्ली दरबार एंड चेंज ऑफ कैपिटल, ये दिल्ली दरबार एंड चेंज ऑफ कैपिटल दूसरा टॉपिक है। आइए इसको भी बिना फर्दर डिले किए हुए, बिना देरी किए हुए हम इसे भी देख लेते हैं दोस्तों। दिल्ली दरबार, आज का टॉपिक क्या है, दिल्ली दरबार एंड चेंज ऑफ कैपिटल। हाँ, तो आ जाते हैं, क्या है, दिसंबर 1911 में ग्रैंड दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। किसके द्वारा, ब्रिटिश जो राजा थे, जो क्या कहते हैं, अंग्रेज़ के जो राजा थे, जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी ने, क्या हुआ, उनके वेलकम में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। दिसंबर, ये याद रखिएगा डेट, दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। मतलब कि कब, ब्रिटिश किंग 5 और क्वीन मैरी के लिए। दोस्तों ये हो सकता है, देखिए आज तक शायद एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना हो, ये पूछ सकता है कि दिसंबर 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था, उस समय राजा कौन थे। उसने क्या कर देगा, जॉर्ज 5, जॉर्ज 4, जॉर्ज 3 और जॉर्ज 2, और क्वीन मैरी, क्वीन सैरी, क्वीन विक्टोरिया 1 ऐसे पूछ देगा ना, तो हालत ख़राब है। क्योंकि ये बीपीएससी है, ये फैक्ट के ऊपर पूछता है, कंसेप्चुअलिटी, यहाँ पे कंसेप्चुअलिटी के क्वेश्चंस कम पूछता है। लेकिन अब फिलहाल बीपीएससी में भी बहुत सारा सुधार आ गया है, जब से हमारे अतुल प्रसाद सर इसके चेयरमैन बने हैं, और तब से ये बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। पर देखिए, आदमी जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है, उसकी रंगत बदल नहीं सकती है। जो जिस लेवल का बनाता है पेपर, उस लेवल के हिसाब से हमें पढ़ाई करना होगा। और देखिए, ये भी एक तरीके का फैक्ट है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक बार 66 बीपीएससी में पूछा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो आदमी क्या करके आएगा कि किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल ने 99% ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर करेक्ट, वेयर टिक द आंसर इनकरेक्ट। वाई डू सो, क्यों, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल है, राम प्रसाद बिस्मिल का ये चर्चित वाक्य था। उन्होंने क्या किया था, इसको इन्फ्लुएंस किया था, लिखा कितना था, बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। तो एक छोटा सा, क्या एक छोटा सा माइनर, आप अपने दिमाग पे नहीं काबू कर पाओगे। एग्ज़ाम में ऐसे ही होता, और गलती हम ऐसे ही करके आते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए दिया कि आप प्लीज़ क्वेश्चंस को बिना पढ़े हुए, यू कैन नॉट जज। अभी मैंने आपने ऊपर देखा कि 90 जो मॉर्लिमेंटो का एक्ट है, वो पास कब हुआ। मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म मैंने देखते ही 1909 मारा। मुझे पता था कि मैं 1905 होगा, मैं 1909 इसलिए मारा क्योंकि आप लोग में से भी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो बोलेंगे अरे कैसा टुच्चा सवाल सर करा रहे हो। तो वैसा टुच्चा नहीं है, अपना दिमाग की खिड़की और कहते हैं ना, परतें खोलो। सवाल पूछा क्या, पास पूछा है, रिफॉर्म नहीं पूछा है। पास हुआ 1905 में और रिफॉर्म 1909 में हुआ पूरे तरीके से। तो ये जानना ज़रूरी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, मैं ट्रेन करने के लिए हूँ, पढ़ आप भी सकते हो। मुझे ये पढ़ाने का इसलिए ज़रूरत है कि मैं आपको अंदर एप्टीट्यूड डेवलप करना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। जॉर्ज 5 एनल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जॉर्ज 5 ने किया, बंगाल का विभाजन किया 12 दिसंबर 1911 को। ये याद रखेंगे डेट दोस्तों, भूलेंगे नहीं। बंगाल का विभाजन कब हुआ, 12 दिसंबर 1911 को हुआ, और उसकी शिफ्ट कर दिया गया राजधानी भारत की दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली कर दी गई कलकत्ता से शिफ्ट करके दोस्तों, ठीक है ना। फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली शिफ्ट कर दी गई, क्या, भारत की राजधानी को, ठीक है। ये अनाउंस किया गया कि जो बंगाल है वो एक कंस्टिट्यूट करेगा, एक फिर से बनाएगा, एक नया प्रोविंस, एक नया प्रांत बनाएगा, जिसे हम उड़ीसा और बिहार को कहते हैं, ठीक है ना।
एक नया क्या कहते हैं प्रोविंस बनाएगा। अभी मैं उस चीज़ को नहीं बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्या अनाउंस किया, दिल्ली जब कलकत्ता से दिल्ली क्या हो गई, राजधानी शिफ्ट हो गई भारत की, उन्होंने अनाउंस किया कि बंगाल को बनाया जाएगा एक नया प्रोविंस, जिसमें से उड़ीसा और बंगाल बिहार को क्या किया गया, अलग कर दिया गया। जो बंगाल को क्या मिला, एक आइडेंटिटी मिला, एक नया आइडेंटिटी मिला दोस्तों, एक नई पहचान मिली बंगाल को, क्योंकि उससे बिहार और कौन सा, बिहार और उड़ीसा को क्या किया गया, अलग कर दिया गया बाद में। आइडेंटिटी ऑफ न्यू प्रोविंस इन 1912 में उनको नया प्रोविंस आइडेंटिटी मिला बंगाल को, ठीक है। आसाम को रिस्टोर किया गया इट्स प्रीवियस पोजीशन, ठीक है ना। आसाम वाज रिस्टोर इट्स प्रीवियस पोजीशन ऑफ 1874, उसका प्रीवियस जो पोजीशन था 1874 के सन के दरमियान, तो उसको अपना फिर से अपना स्टेटस मिला दोस्तों। चलिए, ये थी कुछ दिल्ली दरबार की बातें और कैसे जो था हस्तांतरण हुआ, क्या राजधानी जो था भारत का, जो कि कलकत्ता से कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। और कलकत्ता से दिल्ली इसलिए लाया गया क्योंकि बंगाल को अलग कर दिया गया और अलग प्रांत बना दिया गया, और बिहार और उड़ीसा भी आगे चल के अलग अलग बिछड़ गए, ठीक है। बिछड़ करके एक नए नए प्रांत बन गए, हैं भारत के ही पार्ट, लेकिन ये सब क्या थे, कलेक्टिव थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, ठीक है। आगे चलते हैं, आ जाते हैं इसके कुछ प्रश्नों पे। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर आर द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम बिफोर दिल्ली अंडर द ब्रिटिश पीरियड। अभी हम लोगों ने देखा वो क्या था, कैलकाटा था दोस्तों, क्या था, कैलकाटा था ब्रिटिश रूल में अंटिल 1911 तक, उनटिल मतलब तक, ठीक है। कैलकाटा जो था, जिसे हम कलकत्ता कहते हैं, ये कैपिटल था क्या, भारत का। जॉर्ज 5 जो थे और किंग थे इंग्लैंड के, जो भारत दौरे पे आए थे, उन्होंने अटेंड किया था दिल्ली दरबार को 1911 में, और अनाउंस किया था क्या, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। उन्होंने क्या किया था, ट्रांसफ़र किया था कैपिटल को, क्या किया था, ट्रांसफ़र किया था दोस्तों। उन्होंने क्या किया था, ट्रांसफ़र किया था कैपिटल को, कहाँ से, कैलकाटा से दिल्ली, कैलकाटा से दिल्ली, याद रखिएगा, कहाँ से, कैलकाटा से दिल्ली, कैलकाटा से दिल्ली, ऑन December 12 of 1911। जो कैपिटल था भारत का, शिफ्ट किया गया कैलकाटा से दिल्ली दोस्तों, याद रखिएगा। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हार्डिंग ऑन April 1 of 1912, तो ठीक है, कब किया गया, उनका टेन्योर किसका था, ये भी याद रखना जरूरी है। वॉइस रॉयशिप किसकी थी, लॉर्ड हार्डिंग की थी, ठीक है। कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। ये दोस्तों ये पूछ सकता है कि जब दिल्ली दरबार लगी उस समय कौन वॉइस रॉय थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। एक और सवाल बन सकता है छोटा सा, कि जब भारत की राजधानी का हस्तांतरण हो रहा था कलकत्ता से दिल्ली में की तरफ, तो कब हुआ और किसका टेन्योर था, तो वो हो सकता है लॉर्ड हार्डिंग ही है, हो नहीं सकता है उस समय किसका था रिजाइन, वो लॉर्ड हार्डिंग का था 1 अप्रैल 1912 को। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आया, तो ट्रांसफर हुआ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली अफेक्ट द पीरियड ऑफ, वो किसके पीरियड में था, जैसे कि मैंने बोला अभी, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम का था। जो दिल्ली बन गया भारत का कैपिटल, वो कब बना दोस्तों, वो बना 1911 को दोस्तों। यह बना कब दोस्तों, 1911, 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से दिल्ली जो हुई, हस्तांतरण कर दिया गया क्या, भारत की राजधानी को। इट इज़ नोटेबल दैट किंग जॉर्ज 5 ने क्या किया, प्रोक्लेम किया क्या, ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, बट द ट्रांसफ़र वॉज कम्प्लीटेड। जो ट्रांसफ़र कब कंप्लीट हुआ, 1912 में। इसीलिए 1911 और 1912 क्या थे, दोनों ही क्या थे, ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, इसीलिए हमने 1912 को प्रेफर किया है। ये ऐसा बोला है सवाल। उत्तराखंड यूडीए मतलब अपर, ठीक है ना, एलडीए और यूडीए होता है, ठीक है ना, अपर डिविजनल होता है ना, एक होता है लोअर डिविजनल, एलडीसी यूडीसी होता है, वैसे उसके एग्जाम का टाइप का है। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। किस ईयर में कैपिटल ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र किया गया कलकत्ता से दिल्ली, कब किया गया था, 1912 में दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। किस ईयर में कैपिटल ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र किया गया कलकत्ता से दिल्ली, कब किया गया, 1911 में दोस्तों। एक बम फेंका गया, एक बम गिरा किसके ऊपर, ओकेजन ऑफ द स्टेट एंट्री इन दिल्ली, ठीक है ना। अब बॉम्बे वॉज थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ इस स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली, वो किसके टाइम में था, लॉर्ड हार्डिंग के केस में था, ठीक है। उस समय दिल्ली लाहौर की कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, इसलिए आइए पढ़ लेते हैं ऑप्शन, जो इसका सॉल्यूशन। जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी था, ये इसको क्या कहते हैं, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। ये एक तरीके क्या था, षड्यंत्र था 1912 का, जिसको एसेसिनेट किसको करना था, जो भारत के वायसरॉय थे उनको। लॉर्ड हार्डिंग जो थे इस ओकेजन पे ट्रांसफरिंग द कैपिटल, उस समय क्या करते थे, ट्रांसफर कर देते कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू न्यू दिल्ली,
और इनको क्या बोलते हैं, हैच्ड बाय सम इंडियन रिवॉल्यूशनरी अंडरग्राउंड इन बंगाल पंजाब एंड हेडेड बाय रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। रास बिहारी घोष नहीं दोस्तों, याद रखेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स नॉट रास बिहारी घोष, इट्स रास बिहारी बोस। ये जो कॉन्स्पिरेसी कल्मिनेट किया गया था, ये अटेम्प्ट था क्या, असैसिनेशन, किसको मारने का, 23 दिसंबर 1912 को, व्हेन अ होम मेड बॉम्ब वाज थ्रोन इन द वायसरॉय हावड़ा व्हेन द सेरेमोनियल प्रोसेशन मूव थ्रू द चांदनी चौक सर्ब ऑफ दिल्ली, जब वो चांदनी चौक की तरफ बढ़ रहे थे तब। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। बिहार जो सेपरेट हुआ किससे, स्टेट का जो डिवीज़न हुआ, मतलब बिहार का जो सेपरेट हुआ किससे, बंगाल से, ब्रिटिश रूल में, वो किस समय हुआ था, वो हुआ था आपका 1912 में। दिसंबर 1911 में जो इंपीरियल कोर्ट था वो ऑर्गेनाइज किया था अराइवल ऑफ किंग ब्रिटिश 5 और क्वीन मैरी का भारत में, ठीक है ना। जो ब्रिटिश जो के मतलब अंग्रेजी हुकूमत के जो राजा थे, उन्होंने प्रिक्लेम किया काउंसिलेशन ऑफ द बंगाल पार्टीशन ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। बंगाल के विभाजन को क्या किया, रोक दिया गया दोस्तों दिल्ली दरबार में। दरबार ने सेपरेट किया बिहार को और उड़ीसा को फ्रॉम बंगाल, ठीक है ना। बिहार और उड़ीसा को जो थे, बिहार और उड़ीसा को क्या किया गया, बंगाल से अलग कर दिया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल से अलग कर दिया गया बिहार और उड़ीसा को दोस्तों। 1912 में बिहार उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया, बंगाल से ऑर्गेनाइज किया गया एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरीके से ये दरबार जो था एक तरीके से फ्रूटफुल साबित हुआ, क्या, किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी के द्वारा ये इस दरबार में ये थे, और उस समय रिज़ाइन था हमारे वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग का। उस समय क्या हुआ, एक छोटा क्रक्स बता देता हूँ बस, सीधा से समझिए। उस समय दिल्ली की कलकत्ता से दिल्ली जो थी वो ट्रांसफॉर्म किया गया, मतलब कि स्थानांतरित किया गया दिल्ली में आपका कैपिटल, ठीक है ना। जैसे समरी होता है ना, मैं वैसे बता रहा हूँ। कलकत्ता से दिल्ली क्या हुआ, फॉरवर्ड मतलब कि ट्रांसफ़र कर दिया गया कैपिटल भारत का, ठीक है। और बंगाल का जो था वो विभाजन कर दिया गया उड़ीसा और बिहार में, अलग अलग प्रांतों में। और आसाम को अपना पुराना स्टेटस मिल गया 1874 में, जैसे आसाम था। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से ये दिल्ली दरबार किस तरीके से प्रोमिनेंट था हमने देख लिया था, और कैसे हमारी जो राजधानी थी पुरानी कलकत्ता से उठ करके ये आ गई दिल्ली, कब, 1912 में। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। लखनऊ का अधिवेशन कांग्रेस के रिजाइम में, जिसे हम कहते थे लखनऊ समझौता, देखते हैं इस रिजाइम में बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी हमें, क्योंकि ये एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत अति महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ये लखनऊ समझौता। आइए बिना फर्दर डिले किए दोस्तों इसे भी स्टार्ट कर देते हैं। दिसंबर 1916 की बात है, जो बोथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या थे, हेल्ड देयर सेशन एट लखनऊ, दोनों ने क्या किया था, लखनऊ में सेशन को हेल्ड किया था, मतलब उन लोगों का सेशन हुआ था। अगला पॉइंट ये है कि ये दोनों पार्टीज थी पास किए थे क्या, सेपरेट रिजोल्यूशन ऑन डिमांड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड एग्रीड ऑन द पैक्ट टू वर्क टुगेदर इन द पॉलिटिकल फील्ड ऑन द कॉमन प्रोग्राम। तो दोनों जो पार्टियां थी, कौन सी, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग, ठीक है ना, मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग नहीं, मुस्लिम लीग जो थी, ये दोनों पार्टियां थी। इनका क्या था, एक सेपरेट रिजोल्यूशन था, डिमांड था, संवैधानिक सुधार के लिए अपना अपना डिमांड था। लेकिन ये जो पैक्ट था ना, ये दोनों साथ में कैसे, ये पैक्ट था ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाना चाहते थे, और उन्होंने इस पैक्ट को क्या हुआ, एग्री किया कि ये पॉलिटिकल फील्ड में एक कॉमन प्रोग्राम के अंतर्गत काम करेंगे। दोनों के दोनों राजनीतिक संगठन जो हैं वो एक ही प्रोग्राम के अंतर्गत काम करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, लखनऊ समझौता कहते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं कांग्रेस लीग प्रोग्राम भी कहते हैं। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, हमारे अंबिका चरण मजूमदार। ये क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो लखनऊ सेशन के थे, क्या थे, अध्यक्ष थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ, द टुगेदर रिलीज 19 बुलेटिन टू गिव अ पॉजिटिव डायरेक्शन टू द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिनेरियो। ये दोनों के दोनों महाराजनीतिक संगठन जो थे, महाराजनीतिक मेरे कहने का मतलब है इनके अलावा कोई और संगठन था ही नहीं इतनी बड़ी जनसंख्या को देखने के लिए, तो मेरे लिए तो ये महाराजनीतिक संगठन है। ये दोनों महाराजनीतिक संगठन ने क्या किया, उस समय के प्रोस्पेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्या किया, एक 19 बुलेट पॉइंट का एक पॉइंट बनाया, जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन था आधुनिक राजनीतिक सिनेरियो का, ठीक है ना, मतलब जो गतिविधियां थी, देखिए ना, कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिनेरियो का क्या था, ये एक तरीके से रिलीज था क्या, 19 बुलेटिन पॉइंट्स,
एक तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में भेजना था दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। लखनऊ सेशन जो था वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था दो रीजंस की वजह से। पहला क्या था, एक्सट्रीमिस्ट हु आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द कांग्रेस 9 ईयर अगो इन 1907। कौन था? सूरत स्प्लिट था दोस्तों। याद करेंगे उस समय कौन था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 1907 में सूरत स्प्लिट में कौन था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। ठीक है, ये आपके लिए आज का सवाल रहा। ठीक है, ठीक है। 1907 में मर्ज कर दिया गया। 9 साल के बाद जो दो बिछड़े हुए एक ही पेड़ के दो टहनी थे जो टूट के नहीं, एक तरीके से अलग अलग हो गए थे, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना चाह रहे थे, वो क्या किया, उनको मर्ज किया गया कांग्रेस में। ठीक है ना। सेकेंडली देयर वाज अ पैक्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड लीग। ठीक है ना। दूसरा क्या था, दो रीज़न में एक रीज़न ये था कि क्या था, एक्सट्रीमिस्ट जो उनको निकाल दिया गया था कांग्रेस से 9 साल पहले 1907 के सूरत विभाजन में, उनको अगेन क्या कर लिया, कांग्रेस में मर्ज कर लिया गया। और दूसरा रीज़न ये था दोस्तों, जो कांग्रेस और लीग था वो पैक्ट को एक साथ काम करेंगे, एक पैक्ट पे काम करेंगे। मतलब दोनों के बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ कांग्रेस और लीग के बीच में। एनी बेसेंट और तिलक सॉरी एनी बेसेंट और जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया किसमें, इन रिटर्न ऑफ एक्सट्रीमिस्ट टू कांग्रेस। ऑन द अदर हैंड जो एनी बेसेंट थी, एक कहते हैं ना समाज सेविका कह सकते हैं, या आंदोलन करता नहीं कहेंगे, क्रांतिकारी कहेंगे एक तरीके से, बहुत ही अच्छा वर्ड इनके लिए, क्रांतिकारी, एक नेशनल लीडर थी एनी बेसेंट हमारी, और बाल गंगाधर तिलक थे। इन दोनों जनी ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कि मतलब नरमपंथी, गर्मपंथी, जो गर्मपंथी थे, गर्म दल के लोग थे, उनको कांग्रेस में ले आने के लिए। और दूसरे ही तरफ से देखें, जो एफर्ट था जिन्ना और तिलक का, वो क्या था, रिस्पॉन्सिबल था कांग्रेस लीग के पैक्ट का। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, जो मोहम्मद अली जिन्ना के एफर्ट और बाल गंगाधर तिलक के एफर्ट्स के वजह से ही कांग्रेस लीग का पैक्ट हो जाता, कांग्रेस और लीग का पैक्ट हो जाता है। ये जो पीरियड था 1916 से 1912 के बीच में, ये क्या था, टाइम ऑफ कॉन्शियस था, किसके बीच में, कांग्रेस और लीग का। ठीक है ना, ये याद रखिएगा दोस्तों। जो लखनऊ पैक्ट था ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट था एक तरीके से। मुस्लिम लीग बिसाइड दिस पैक्ट हैड इट्स ओन आइडेंटिटी एंड इट एडवोकेटेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स वेर एवर पॉसिबल। ठीक है ना। जो लीग थी और कांग्रेस, ये कब तक थी, 1922 तक थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब तक थी, 1922 तक थी एक साथ। तो दोस्तों किस तरीके से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे किसके, लखनऊ सेशन के, मतलब कह सकते हैं लखनऊ सेशन, मतलब कि लखनऊ का जो सेशन हुआ था एसी मजुमदार के नेतृत्व में, जो उसके प्रेसिडेंट थे कौन, अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है ना। ये जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, जो दो मेजर पॉइंट थे, वो हमने उसको देख लिया है। और क्यों प्रोमिनेंट था ये लखनऊ समझौता, ये भी हम लोग ने देख लिया है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी जो थ्योरी थी, लखनऊ सेशन या लखनऊ समझौता जो कांग्रेस का था, द लखनऊ पैक्ट को हम लोग ने बहुत ही उम्दा तरीके से कवर कर लिया है दोस्तों। अब चलते हैं इसके प्रश्न के श्रृंखलाओं के ऊपर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 पे आ जाते हैं। दिसंबर 1916 का जो समय था, बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे ये सेशन हेल्ड करते हैं। वो कहाँ करते हैं दोस्तों, लखनऊ में, अभी हम लोग ने देखा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जो लखनऊ सेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कि दैट टुक प्लेस इन 1916 वॉज प्रेसाइडेड बाय, उसके अध्यक्ष कौन थे, वो कोई और नहीं थे, अंबिका चरण मजुमदार थे। देखिए इतने एग्जाम में सवाल आया है। अब मैं सारे एग्जाम का नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद पढ़िए, कितना प्रोमिनेंट है आप खुद बताइए, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 के आप पर आ जाते हैं। जो फेमस लखनऊ पैक्ट था वो साइन हुआ किसके बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है ना, हुआ था, वो कब हुआ था दोस्तों, 1916 में हुआ था, 1916 में। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट और द रिकंसिलिएशन बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स। वो कौन था, कौन चीफ आर्किटेक्ट था दोस्तों, ये बताना है। कौन सा चीफ आर्किटेक्ट था, क्या किया, कौन सा जो इसमें था चीफ आर्किटेक्ट था बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स के बीच में, वो कौन थी,
एनी बेसेंट थी, ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट। 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसको अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। इन्होंने एक रिमार्केबल विजन दिया, दो विजन दिया। पहला क्या विजन बताया कि एक्सट्रीमिस्ट इविक्ट फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस सिंस 9 ईयर अगो री इंटर्ड इन द कांग्रेस। जो 9 साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो एक्सट्रीमिस्ट का क्या थे, अलग हो गए थे, गुस्सा होकर, खफा होकर के, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ करके वो अलग हो गए थे, उनके अपने अलग विचारधारा की वजह से उनका क्या हुआ, उनको भी उनका इसमें विलय कर लिया गया दोस्तों। और दूसरा पॉइंट ये था कि एक तरीके का समझौता था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ये दो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों। अनी बेसेंट और तिलक ने क्या किया? बेस्ट टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज विद द मॉडरेट्स फॉर द री एस्टैब्लिशिंग द यूनिटी विद इन द कांग्रेस बाय टेकिंग एक्सट्रीमिस्ट बैक इनटू द कांग्रेस, ठीक है ना। एक्सट्रीमिस्ट को बुलाया 1916 के समझौता में वापस। देयर एफर्ट्स सुन डिलीवर्ड सक्सेस एंड द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस इन द दिल्ली December 1915 इट डिसाइड द एक्सट्रीमिस्ट वुड बी अलाउड टू ज्वाइन द कांग्रेस। मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक के ने ये मेन आर्किटेक्ट थे किसके? लखनऊ समझौता के दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यहाँ से इसके जो एक्सप्लेनेशन से भी कई क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, कृपया इसको ध्यान से पढ़ें। प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। देयर इज एन एग्रीमेंट, हु मेड एन एग्रीमेंट बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस इन 1916? ही इज नॉट एनी अदर एल्स, ही इज बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये कोई और नहीं है, हमारे बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम लोकमान्य भी प्यार से बुलाते थे। विच इम्प्लीकेशन was taken in the Lucknow session of the Congress in 1916? सेपरेट इलेक्टोरेट लिया गया मुस्लिम लीग का, एक्सेप्ट कर लिया गया। ये जो डिमांड था मुस्लिम लीग का, वो क्या किया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया 1916 में दोस्तों। यही ऑप्शन जो हमारा क्या है, ये सही है दोस्तों। टेम्पररी मर्जर किया गया मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का, नहीं दोस्तों, ये क्या है? गलत है। मुस्लिम पर्सन जो थे इलेक्ट हो सकते प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये भी नहीं था इसका मेन ऑब्जेक्टिव। 1916 का जो लखनऊ समझौता था, ये क्या था? एक्सेप्ट कर लिया गया, उसका एक्सेप्ट किया गया, उसका डिमांड एक्सेप्ट किया गया एज अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, विच वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द मुस्लिम लीग, बट दिस डिमांड वाज स्टिल अपोज बाय द सम लीडर्स इन कांग्रेस, ठीक है ना। कुछ लीडर्स जो तो कांग्रेस के थे, उनको क्या, उनके द्वारा क्या किया? इसको अपोज भी किया गया। ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। केवल एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, इसको रिपेल करने की भी कोशिश की गई थी कुछ जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनके द्वारा। प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। कांग्रेस जो था पहली बार एक्सेप्ट किया था वो सिस्टम सेपरेट इलेक्टोरेट का मुस्लिम इन द ईयर, किस ईयर में किया था? 1916 में किया था दोस्तों। कब किया था? 1916, हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन सा जो प्रेजेंट करता है पीरियड ऑफ अनैमिटी बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग? वो कौन सा प्रेजेंट पीरियड था? वो था 1916 से 1912 के बीच में। दोनों ही जो दल थे, मुस्लिम लीग के और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक साथ क्या हो गए थे? एक साथ एक मंच पे जुड़ गए थे। कितने पीरियड से? 1916 से 1922 के बीच में। प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। कौन सा जो है वो सही नहीं है किसके रिगार्डिंग? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सेशन जो था उसके बारे में। अंबिका चरण मजूमदार थे, इसके प्रेसिडेंट नहीं थे, ये बहुत बड़ा गलती है दोस्तों, वही थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी वॉज अप्रेज्ड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चंपारण पीजेंट? किस में किया था, किस सेशन में किया था दोस्तों? उनको कौन मिलने आए थे? वो राजकुमार शुक्ल आए थे उनको बुलाने के लिए। किस सेशन में? ये था लखनऊ का समझौता था, वहीं पे, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए पढ़ देता हूँ कि आपको क्लैरिटी रहे। 1916 का जो लखनऊ समझौता था उसमें राजकुमार शुक्ल ने अप्रेस किया था प्रॉब्लम, चंपारण के कुछ जो किसान थे उनके प्रॉब्लम को अप्रेस किया था गांधी जी को, यही ऑप्शन था, पॉइंट था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरीके से लखनऊ समझौता प्रोमिनेंट था, उसके दो मेन रीजन थे, जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे मोहम्मद अली जिन्ना और बी आर अम्बेडकर। उन्होंने क्या किया? एक मंच पे किसको लाया? मुस्लिम लीग को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। और साथ ही साथ एनी बेसेंट ने और क्या कहते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक ने, वो बी आर अम्बेडकर नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने, दोनों जनी ने हेल्प एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की क्या, उन्होंने अब मतलब मदद कर मेहनत कर सॉरी, थोड़ा सा क्लमजी हो गया वर्ड, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उन दोनों जनी ने मेहनत करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दोनों को क्या हुआ, एक ही मंच पे ले आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया,
और एक अलग पॉइंट क्या था कि आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने क्या किया, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दो हिस्से में डिवाइड हो गया था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, उनको एक ही फेस पे ले आया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन था, लखनऊ सेशन, लखनऊ समझौता जिसे कहते हैं, लखनऊ पैक्ट। ये जो सेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लखनऊ पैक्ट 1916 का। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और भारतीय इतिहास में ये सुनहरा पन्ना भी है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आज का तीसरा जो टॉपिक है वो था आपका होम रूल मूवमेंट। ठीक है, होम रूल मूवमेंट क्या था, कैसे था, उसकी एक झलक आइए इस चैप्टर में देख लेते हैं। होम रूल लीग मूवमेंट जो था, तिलक जो थे होम रूल लीग को स्टार्ट करते हैं अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट स्टार्ट करती हैं होम रूल लीग को सितंबर 1916 में। याद रखिएगा दोनों ही 1916 में हुआ था। तो सबसे पहले किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, उसके बाद एनी बेसेंट ने किया था। बेसेंट थ्रू कॉमनवेल्थ एंड न्यू दिल्ली एंड तिलक, ठीक है ना, जो बेसेंट थी वो कॉमनवेल्थ के द्वारा न्यू दिल्ली में, और तिलक थ्रू मराठा केसरी प्रमोट किए थे इस लीग को मासेस के बीच में। कॉमन लीग उनकी क्या थी, कॉमनवेल्थ लीग, इट्स नॉट अ लीग। कॉमनवेल्थ एक तरीके की पत्रिका थी, किसकी, एनी बेसेंट की, जो कि न्यू दिल्ली में उसकी प्रकाशित होती थी, प्रकाशित न्यू दिल्ली में नहीं होती थी, न्यू दिल्ली। और कॉमनवेल्थ जो थी ये एनी बेसेंट की क्या थी, पत्रिका थी, जिसके द्वारा ये उन्होंने होम रूल लीग का प्रसार किया। और वहीं दूसरे हाथ पे हम बात करते हैं तिलक की, मराठा और केसरी दो प्रोमिनेंट क्या थे, मराठा और केसरी एक प्रोमिनेंट मैगजीन थी, किसकी, बाल गंगाधर तिलक की, जो कि मासेस के बीच में क्या हुई, प्रमोट की गई। अगला पॉइंट क्या है, जोसेफ बैप्टिस्टा जो थे ये पहले अध्यक्ष थे, ठीक है ना, ऑफ तिलक्स होम रूल लीग। जोसेफ बैप्टिस्टा जो थे पहले अध्यक्ष थे, किसके, पहले अध्यक्ष थे होम रूल लीग के। एनसी केलकर क्या थे, उसके सेक्रेटरी थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। जॉर्ज अरुंडेल थे, जॉर्ज अरुंडेल, ये क्या थे, सेक्रेटरी थे, किसके, एनीज होम रूल लीग के। जॉर्ज अरुंडेल थे, और अरुंडेल जो थे, जॉर्ज अरुंडेल, वो सेक्रेटरी थे एनी बेसेंट रूल के, एनी बेसेंट के सेक्रेटरी थे, ठीक है ना, होम रूल लीग मूवमेंट के, ठीक है ना। तिलक और एनी बेसेंट डिवाइडेड देयर एरिया ऑफ वर्क जो था उन लोगों का, उन्होंने क्या हुआ, डिवाइड कर रखा था। तिलक ने कर्नाटका, महाराष्ट्र और एक्सेप्ट बॉम्बे जैसे का रीजन किया, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस और बरार का भी क्षेत्र उन्होंने किया, और जो भारत का और दूसरा पार्ट था वहाँ पे एनी का एरिया था, वर्किंग एरिया था। बट लीग नेवर मस्ट बिकॉज एनी बेसेंट्स वर्ड सम ऑफ तिलक सपोर्टर डू नॉट लाइक मी। एनी बेसेंट का जो कुछ शब्द थे और कुछ तिलक के जो सपोर्टर्स थे वो उनके शब्दों को क्या करते थे, लाइक नहीं करते थे, इसीलिए ये दोनों लीग जो थी वो कभी मर्ज नहीं हो पाए। एंड सम ऑफ माई सपोर्टर डू नॉट लाइक हिम, इट डज नॉट मीन वी बोथ हैड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये दोनों के सपोर्टर्स जो थे, दोनों के सपोर्टर्स में क्या था, एक तरीके का वैचारिक भेदभाव था, इसी वजह से वो एक दूसरे के सपोर्टर उन दोनों को लाइक नहीं करते थे। इसीलिए इन्होंने, किसने कहा, एनी बेसेंट ने कहा कि आपका जो ये है, एनी बेसेंट ने ये कहा कि आपका ये जो एनी बेसेंट ने क्या कहा, एनी बेसेंट ने कहा कि हमारे विचारधाराएं अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो सोचते हैं या हम जो करते हैं, या मतलब हम लोगों का जो एरिया है, मतलब एक मिनट जैसे कहने का मतलब ये है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा मेरे लिए क्लमजी हो गया। जो तिलक के सपोर्टर थे वो मुझे लाइक नहीं करते हैं, और मेरे सपोर्टर हैं वो तिलक को लाइक नहीं करते हैं। जो तिलक के सपोर्टर है मुझे लाइक नहीं करते, और मेरे जो सपोर्टर वो तिलक को नहीं लाइक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के बीच में कोई काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, किसी तरीके का भेदभाव है, किसी तरीके का क्या है, कहते हैं ना, डिफरेंसेस हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है, इनका कहना था, एनी बेसेंट का कहना था। होम रूल लीग जो मूवमेंट था, बोथ तिलक एंड एनी बेसेंट हैड सेम मीनिंग ऑफ स्वराज, उनके लिए सेम मीनिंग था स्वराज, ठीक है। क्या था, ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते थे और एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे एट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है ना। एक जिम्मेदार सरकार चाहते थे और एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे, मतलब कि एक तरीके से केंद्रीय और एक प्रांतीय लेवल पे वो चाहते थे, क्या, एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, एंड टू हैव अ ट्रीटमेंट लाइक वाइट रूल लाइक कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया वेयर डोमिनियन स्टेटस ऑफ ब्रिटिश। और उनको जैसे कि और जो देश थे जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में
रूल हो रहा था, रूल के उसके ब्रिटिश एम्पायर का रूल था, उनका जैसा बर्ताव था वैसा ही वो डोमिनियन स्टेटस चाहते थे क्या ब्रिटिश का, भारत में भी, मतलब भारत का डोमिनियन स्टेटस चाहते थे ब्रिटिशर के एम्पायर में। एनी बेसेंट ने डिस्क्राइब किया था होम रूल मूवमेंट इन द ऑन हर इन हर पेपर कॉमनवेल्थ जो उनका पेपर था उसने होम रूल लीव के बारे में बताया था एनी बेसेंट ने ऑन 2 जनवरी 1914। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ फैक्ट दोस्तों। कॉमनवेल्थ पेपर पे उन्होंने क्या बताया था, 2 जनवरी 1914 को बताया था, होम रूल मूवमेंट के बारे में बताया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या हुआ था, रिलीजियस फ्रीडम जो था, इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या था, मेड अ रिलीजियस फ्रीडम, नेशनल एजुकेशन की बातें हुई थी, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म होने की बातें हुई थी, कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर अ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत क्या था, रिलीजियस जो फ्रीडम था, मतलब कि रिलीजियस फ्रीडम था या नेशनल एजुकेशन था, नेशनल एजुकेशन किस तरीके का था और किस तरीके का सामाजिक एवं राजनीतिक जो चेंजेस थे या रिफॉर्म थे या सुधार थे वो उनको माइंड में रखते हुए क्या चाहते थे, सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे, अपना स्वशासन की मांग कर रहे थे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से। ठीक है, जो मूवमेंट था ये बहुत फेमस हुआ भारत में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, पहला विश्व युद्ध के समय में ये बहुत ही फेमस हुआ। लखनऊ सेशन जो था 1916 का was an excellent occasion for the home rule members to show their might. Supporters of Tilak made the tradition during this time was followed by the Congress on the next few years. जो सपोर्टर थे तिलक के उन्होंने क्या किया, इसी ट्रेडिशनल टाइम को फॉलो किया गया, कांग्रेस में भी फॉलो किया गया अगले कुछ सालों के लिए। यही जो तरीका था तिलक का। ये ट्रेन वॉज रिजर्व अ ट्रेन वॉज रिजर्व टू ट्रांसपोर्ट द सपोर्ट ऑफ तिलक टू लखनऊ। एक ट्रेन भी रिजर्व की गई एज अ ट्रांसपोर्ट, किस लिए, तिलक के सपोर्टर के लिए लखनऊ जाने के लिए। सम पीपल नेम्ड द ट्रेन एज कांग्रेस स्पेशल। ये बहुत और भी 2-4 और बहुत लगा दो दोस्तों, 2-4 और बहुत लगा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी आज पता चला कि कांग्रेस जो एक ट्रेन गई किसकी, तिलक के सपोर्टर्स की लखनऊ के लिए रिजर्व किया गया। और कुछ लोग थे उस ट्रेन में, जो उस ट्रेन का नाम रखे कांग्रेस स्पेशल, एंड सम पीपल नेम होम रूल स्पेशल। वाओ, व्हाट अ पॉइंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉइंट। ठीक है ना, ये इस पर डबल ट्रिपल स्टार मार्क्स लगा लीजिए दोस्तों। ये सवाल पूछ सकता है कांग्रेस स्पेशल नाम की ट्रेन किसकी रिजाइम में चली थी या किस सपोर्टर के उस पर चली थी, तो और कोई और नहीं था, हमारे प्यारे लोकमान्य जी थे, उनके लिए हुआ था। उस ट्रेन का और नाम क्या था, होम रूल स्पेशल था। जॉर्ज अरुंडेल जो थे, जॉर्ज अरुंडेल किसके थे, सेक्रेटरी एनी बेसेंट के होम रूल मूवमेंट के दरमियान। जॉर्ज अरुंडेल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर ऑफ बेसेंट लीग, उन्होंने क्या आस्क किया सपोर्टर से टू शो देयर प्रेजेंट एट लखनऊ इन ह्यूज नंबर। थियोसॉफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में कर्नल ऑलकट और मेडल ब्लावेत्स्की के द्वारा, और एनी बेसेंट बन गई थी मेंबर इन 1889। बहुत अच्छे तरीके से होम रूल मूवमेंट जो था एक तरीके से शेप किया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। उसने एक बहुत बड़ी भूमिका, एक बहुत बड़ी आहुति थी, एक बहुत बड़ी क्या थे आहुति हम देते हैं, यज्ञ, ये जो महायज्ञ चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, इसमें एक पार्ट था क्या, हमारा होम रूल मूवमेंट का था। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने इसका टॉपिक को कवर कर लिया है बिना फर्दर डिले किए हुए। अब ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए हम इसके क्वेश्चन को भी पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, हु लॉन्च द फर्स्ट होम रूल मूवमेंट। किसके ने किया था, वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था, अप्रैल में, और उसी के सिमिलरली किया था सितंबर में एनी बेसेंट ने। जो 2 होम रूल लीग्स थी वो स्टार्ट की गई 1915 से 16 के बीच में। लीडरशिप किसका लीडरशिप था, तिलक और एनी बेसेंट के लीडरशिप में हुआ था। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। एनी बेसेंट जो थी मोस्टली एसोसिएटेड किससे थी, वो किसी और से नहीं थी, वो किससे थी, होम रूल मूवमेंट से थी, होम रूल लीग मूवमेंट से थी दोस्तों। ये याद रखेंगे आप लोग, आप सभी इसको याद रखेंगे। जो एनी बेसेंट का एसोसिएशन था वो किससे था, होम रूल मूवमेंट से था। एनी बेसेंट एक थियोसॉफिस्ट थी जो कि भारत में सेटल हुई थी और वर्क किया था फॉर इट्स लिबरेशन। शी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आयरिश home rule movement and formed the home rule league in India in the September 1916 at the Adyar in Madras. She already explained her views were about this movement
इन कॉमनवेल्थ अ वीकली जर्नल, इट्स अ वीकली जर्नल दोस्तों, इट्स अ वीकली जर्नल proposed by Miss Annie Besant in 1914. Annie Besant started its movement to the demand of self governance at all level of administration. हर लेवल पे उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की बात की, उनके प्रशासनिक सेवा में हर लेवल पे उन्होंने क्या की, स्वराज की बात की। हर होम रूल लीग बिकम एक्टिव थ्रू आउट इंडिया, इनका जो मूवमेंट था वो पूरे इंडिया में क्या था, पूरे इंडिया में क्या था, पूरा एक्टिव था दोस्तों। और उनको अरेस्ट कर लिया गया विथ हर कोर वर्कर एंड रिलीज्ड आफ्टर विड्सपर्ट एजिटेशन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जो मूवमेंट था भारत में वो बहुत पॉपुलर हुआ पहला वर्ल्ड वॉर के समय, वो कौन था, कोई और नहीं, होम रूल लीग था दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट एट होम रूल लीग, कौन नहीं थे, वो थे टी.एस. एलकॉट नहीं थे, क्योंकि वो क्या थे, टी.एस. एलकॉट जो थे वो होम रूल लीग की तरफ क्या थे, एसोसिएटेड नहीं थे दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या टी.एस. एलकॉट जो थे ये एसोसिएटेड नहीं थे होम रूल लीग से, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थे, एच.पी. ब्लावेत्स्की और टी.एस. एलकॉट। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। कौन जो एसोसिएटेड नहीं था होम रूल मूवमेंट से, कौन नहीं था, सी.आर. दास नहीं थे एसोसिएटेड, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। किस कॉन्फ्रेंस में होम रूल के जो सपोर्टर थे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं पॉलिटिकल पावर सक्सेसफुली, वो कौन था, लखनऊ कॉन्फ्रेंस जो था कांग्रेस का 1916 का, वो था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 8 कहता है क्या, होम रूल मूवमेंट जो था एक सिंबल था स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। किस लिए था ये दोस्तों, ये क्या था, एक परफेक्ट प्रोजेक्ट था सेल्फ गवर्नमेंट का नेशन से पहले, ये याद रखिएगा दोस्तों, यही था। देखिए बीपीएससी में आया हुआ सवाल है 1996 का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। कौन सा जो है करेक्ट नहीं है होम रूल लीग के रिगार्डिंग, तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, जो होम रूल मूवमेंट था तिलक का और एनी बेसेंट का, वो मर्ज कर दिया था एक साथ, वो कब कर दिया जाता है दोस्तों, ये कब मर्ज कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है 1916 के समय में, इसको क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। कौन सा जो प्रोमिनेंट फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट, प्रोमिनेंट ऑफ फेमिनिज्म इन मूवमेंट, कौन सा था प्रोपोनेंट, ये था एनी बेसेंट थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाते हैं। एनी बेसेंट जो थी वो क्या थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्टिंग ऑफ होम रूल मूवमेंट, एकदम सही है। ये थियोसॉफिकल की फाउंडर थी, नहीं, एच.पी. ब्लावेत्स्की थी और टी.एस. एलकॉट थे। ये प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहली, ये एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो बहुत ही जानदार तरीके और बहुत ही शानदार तरीके से हमने खत्म कर लिया है होम रूल लीग मूवमेंट। भारत में किस तरीके से स्वराज की मांग की थी एनी बेसेंट ने और हमारे कौन थे, बाल गंगाधर तिलक ने, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया दोस्तों। आशा करता हूँ आपका लेक्चर आज का बहुत ही अच्छा लगा होगा, और कोई अगर दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आप आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, ज़बरदस्त तरीके से मिलेंगे, और जो सेशन का नाम होगा गांधी एंड इस अर्ली मूवमेंट। चलिए दोस्तों, तब तक आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम है, मन लगा के पढ़िए, और किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बिना हिचकिचाहट के ज़रूर पूछें दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।